नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विथ प्रहलाद पर। दोस्तों, भारत के इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में हमारा टॉपिक मुगल काल चल रहा था और उसमें आज के वीडियो में हम शेरशाह सूरी के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शेरशाह सूरी इन्होंने 1540 से 1545 ईस्वी यानी लगभग 5 साल शासन किया था। यह है शेरशाह सूरी। इनके बारे में डिटेल में चलिए पढ़ते हैं। बात करें शेरशाह सूरी के इतिहास के बारे में, युद्ध और साम्राज्य विस्तार के बारे में, तो ये हैं शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था और इसकी जो जानकारी के स्रोत हैं वो तारीख शेरशाही, अब्बास खान शेरवानी लेखक तारीख शेरशाही, जिसके लेखक हैं अब्बास खान शेरवानी। लोधी वंश के समय में अफगानिस्तान से भारत आए हसन खां, जो कि सासाराम की जागीर के मालिक थे, उनके यहाँ 1486 में नारनौल में फरीद उर्फ शेर खां उर्फ शेरशाह सूरी का जन्म हुआ। तो शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था। पिता व पुत्र के बीच मनमुटाव के कारण फरीद जौनपुर चला गया। वह वहाँ अरबी व फारसी की शिक्षा प्राप्त की। हसन खां के संरक्षक जमाल खां ने दोनों के मध्य समझौता कराया और फरीद पुनः सासाराम आ गया एवं वहाँ 21 वर्ष तक कार्य किया। सासाराम में फरीद ने कृषक व जमींदारों के मध्य समझौता भूमि की पैमाइश व्यवस्था व कबूलियत व्यवस्था व भू राजस्व 1/3 भाग जैसे कार्य किए। 1518 ईस्वी में फरीद से सासाराम की जागीर छीन ली गई। फरीद को शेर खां की उपाधि दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने दी। दोस्तों, शेरशाह सूरी तो हम नाम जानते हैं, लेकिन शेरशाह सूरी नाम किस कारण पड़ा, पहले उनका क्या नाम था, फिर उनको किस नाम से उपाधि दी गई और लास्ट में शेरशाह सूरी, तो इसके बारे में जो डिटेल है वो चल रही है। फरीद को शेर खां की उपाधि दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने दी थी और बहार खां लोहानी ने शेर खां को अपने पुत्र जलाल का संरक्षण व अध्यापक नियुक्त किया। बहार खां लोहानी व शेर खां ने शेर खां को अपने पुत्र जलाल का संरक्षण व अध्यापक नियुक्त किया और बहार खां लोहानी व शेर खां के बीच मनमुटाव होने पर वह मुगलों के पास चला गया। चंदेरी के युद्ध में वह बाबर की ओर से लड़ा। पुनः दक्षिणी बिहार में बहार खां लोहानी उर्फ मोहम्मद शाह की मृत्यु होने पर उसके पुत्र का संरक्षक बना। इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के साथ दक्षिण बिहार में कार्य करता है। इसी वक्त शेर खां के द्वारा हजरत ए आला की उपाधि ली गई। शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि धारण ली। 1530 में शेर खां ने चुनार के शासक ताज खां की मृत्यु होने पर उसकी विधवा लाड मलिका से विवाह किया और चुनार पर अधिकार किया। आगे क्या होता है कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध व 1540 में बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की शेरशाह सूरी ने। जी हाँ दोस्तों, चौसा का युद्ध और बेलग्राम का युद्ध, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कब हुए थे और किन किन शासकों के मध्य हुए, तो दोस्तों याद रहे, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में और बेलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। इसमें हुमायूं को पराजित किया गया और हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान वंश की स्थापना करता है। मालवा अभियान, जो कि 1542 ईस्वी में
शेरशाह सूरी ने मल्लू खां को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद में रायसीन विजय 1543 ईस्वी में। 1543 में रायसीन के शासक पूरनमल को हराकर रायसीन पर अधिकार किया। इसे शेरशाह की कूटनीतिक विजय कहा गया। थर्मी के नाम पर इस क्षेत्र पर अधिकार। नेक्स्ट बात करें तो गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध 1544 ईस्वी में, जिसमें राव मालदेव के दो सेनापति जेता व कुंपा एवं शेरशाह सूरी के मध्य यह युद्ध हुआ। राव मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा तथा शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ। शेरशाह सूरी यह युद्ध हारते हारते जीता। इस युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। और उसने यह भी कहा कि यदि जेता व कुंपा जैसे वीर मेरे पास होते तो मैं संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लेता। यह शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल जेतारण का जो युद्ध था उसमें कही कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इनके इस युद्ध के बाद में इन्होंने 1545 में कालिंजर अभियान चलाया और यह अभियान कालिंजर के शासक कीरत सिंह के खिलाफ चलाया गया। इस अभियान के दौरान ही उक्का नामक अग्न्यास्त्र के बारूद के ढेर के समीप फटने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान और उक्का नामक अग्न्यास्त्र के बारूद के ढेर के समीप फटने से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे डिस्कस करें। शेरशाह की जो मुद्रा व्यवस्था थी, उनकी सड़क व्यवस्था कैसी थी, इनके बारे में डिटेल जानते हैं। तो बात है शेरशाह सूरी की मुद्रा व्यवस्था के बारे में। तो शेरशाह सूरी के काल में निम्न मुद्राएं प्रचलन में थी। एक थी असरपी सोने की मुद्रा को शेरशाह सूरी के काल में सोने की मुद्रा को असरपी कहा गया और चांदी की मुद्रा को रुपया कहा गया, जिसका वजन 180 ग्रेन था। और तांबे की मुद्रा को शेरशाह सूरी के काल में दाम कहा गया, जिसका वजन 380 ग्रेन था। रुपया व दाम में 1:64 का अनुपात था, जो कि काफ़ी प्रचलन में था। दाम के अतिरिक्त अघोला, पावला व दमड़ी भी तांबे के सिक्के थे। बात करें मुद्रा की तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो असरपी के बारे में और रुपया दाम के बारे में ज़्यादा बनता है। कभी कभी इनके वजन भी पूछा जाता है, कभी इनका अनुपात पूछा जाता है। तो असरपी है वो इससे क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी के काल में असरपी क्या थी, सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा, तांबे की मुद्रा। तो दोस्तों याद रहे, असरपी सोने की मुद्रा, रुपया चांदी की मुद्रा और दाम तांबे की मुद्रा थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शेरशाह सूरी की सड़क व्यवस्था के बारे में। डॉक्टर कानूनगो सड़क व सराय को शेरशाह सूरी के साम्राज्य की धमनियाँ कहते हैं। जो डॉक्टर कानूनगो है वो सड़क व सराय को शेरशाह सूरी के साम्राज्य की धमनियाँ कहते हैं। शेरशाह सूरी के काल में लगभग 1700 सरायों का निर्माण हुआ। शेरशाह सूरी के काल में 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण हुआ, जो कि इस प्रकार हैं। बीच में बात आई है सड़क आजम की। तो यह सड़क बंगाल से वर्तमान पाकिस्तान में अटक तक बनी है। इसे ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। और ग्रांड ट्रंक रोड नाम इसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड के काल में दिया गया। दोस्तों याद रहे, जो एक ग्रांड ट्रंक रोड है इसका नाम ब्रिटिश गवर्नर था जनरल ऑकलैंड के द्वारा, यह उनके काल में यह नाम दिया गया। और वर्तमान में यह सड़क मौजूद है। जो 4 सड़कें थी उनकी डिटेल में बात करें। एक है अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता। दूसरा है आगरा से बुरहानपुर एमपी तक। तीसरी सड़क बनाई वो थी आगरा से जोधपुर व चित्तौड़। और जो चौथी सड़क थी वो थी
लाहौर से मुल्तान तक शेर शाह सूरी ने 4 सड़कें बनाई जो थी, और इन सड़कों के अलावा 1700 सराय भी बनाए। रास्ते में बनाई गई सराय सिकदार के अधीन होती थी। सराय प्रत्येक 4 मील पर बनी होती थी। शेर शाह सूरी से संबंधित जो भी अन्य बिंदु हैं उन पर डिस्कस करते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा दोस्तों याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, जो कि इसने स्वयं ने ही बनवाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर बताया है। जो शेर शाह सूरी का मकबरा है बिहार के सासाराम में, इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने ताजमहल से भी सुंदर बताया है। और शेर शाह सूरी ने दीनपना के स्थान पर पुराना किला का निर्माण कराया। शेर शाह ने पाटलिपुत्र को पुनः बसाया व इसे पटना नाम दिया। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है पाटलिपुत्र को पटना का नाम किन्होंने दिया, तो पाटलिपुत्र का पटना नाम शेर शाह सूरी ने दिया। दोस्तों पहले ये जो बिहार का पटना है उसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, और जिसको बाद में पटना शेर शाह सूरी ने नाम दिया। और शेर शाह सूरी ने कन्नौज को भी पुनः बसाया और इसे शेरसुर नाम दिया। जी हाँ दोस्तों, शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पुनः बसाकर उसे पटना नाम दिया, और शेर शाह सूरी ने कन्नौज को पुनः बसाकर उसे शेरसुर नाम दिया। शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी की बात करें तो शेर शाह सूरी के 2 पुत्र थे। पहला था आदिल खां और दूसरा था जलाल खां। शेर शाह सूरी की मृत्यु के समय आदिल खां चित्तौड़गढ़ में था, अतः जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। शेर शाह सूरी की 1545 में जो मृत्यु हो जाती है, तो इनके जो पुत्र थे आदिल खां और जलाल खां, उनमें से आदिल खां तो चित्तौड़गढ़ में था, जिसके कारण जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से वहाँ का शासक बनता है। और इस्लाम शाह 1545 से 1553 तक शासक रहता है। इस्लाम शाह के बाद फिरोज खां 3 दिनों के लिए शासक बना। जो इस्लाम शाह 1545 से 1553 तक शासक रहा, उसके बाद में इस्लाम शाह के बाद फिरोज खां आता है जो कि 3 दिनों के लिए शासक बना। आदिल शाह फिरोज खां की हत्या कर शासक बनता है। जो उनका पुत्र था आदिल शाह वो फिरोज खां की हत्या करता है और वहाँ का शासक बन जाता है। आदिल शाह 1553 ईस्वी से 1555 तक शासक रहता है, और आदिल शाह का प्रशासनिक प्रधान हेमू यानी हेमचंद्र, जो आगे चलकर विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला अंतिम हिंदू शासक बना था। अंतिम शासक सिकंदर सूरी था, जिसे सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने पराजित किया। हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला 14वां शासक था। जी हाँ दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि हेमचंद्र ने ली थी और ये उपाधि लेने वाला 14वां शासक बना। बाबर की मृत्यु के पश्चात हेमू आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, और उधर अकबर का संरक्षक बैरम खां पंजाब के गुरदासपुर में पठानों के विरुद्ध युद्ध लड़ता है और जीतकर अकबर को गुरदासपुर से ही बादशाह घोषित कर देता है। जिसके बाद अकबर का राज्याभिषेक गुरदासपुर में हुआ और अकबर सबसे कम उम्र लगभग 13 वर्ष की उम्र में बादशाह बना। बाबर की मृत्यु के पश्चात हेमू आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। उधर अकबर का संरक्षक ये तो हो गया था। तो अकबर का राज्याभिषेक गुरदासपुर में हुआ, और बात कर ली थी हमने कि अकबर सबसे कम उम्र 13 वर्ष में बादशाह बना। इसके बाद में बात करते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि 5 नवंबर 1556 को हुआ। पानीपत के द्वितीय युद्ध अकबर के संरक्षक बैरम खां व हेमू के मध्य लड़ा गया। पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 5 नवंबर 1556 को हुआ, यह अकबर के संरक्षक बैरम खां व हेमू के मध्य लड़ा गया, जिसमें अकबर की विजय हुई। वह फलस्वरूप यह निश्चय हो गया कि
अकबर हिंदुस्तान का अगला बादशाह होगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो का PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद प्रहलाद से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।